Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पिछले 20 साल से कोई भी स्टडी ये नहीं कहती है कि वोटर टर्नआउट कम या ज्यादा होने से ये इंगित करता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके लिए नफा है या नुकसान है। 1957 के बाद जितने भी चुनाव हुए 16 चुनाव हुए जी, और उसमें भी जो है 10 बार वोट परसेंटेज बढ़ा, 6 बार घटा, लेकिन रिजल्ट में उसमें कोई तारतम्यता नहीं दिखती है। 6-8 बार जो है जीत हासिल हुई जो सरकार थी और 8 बार वो चली गई। इन चुनावों को लेकर अभी तक ये समझ में आया है कि कोई इशू नहीं पकड़ पाया है चुनाव। मीडिया को तो हमेशा से सनसनी और ऐसी चीजें होती हैं वही अट्रैक्ट करती है और वही काम भी है मीडिया का, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट इज। आपको क्या लगता है कि कोई परिवर्तन है वोटर के मन में या ये नेताओं का अपना रिएक्शन है, उनकी अपनी समझ है? पहले 102 सीटों में से 40 सीटें तो केवल तमिलनाडु पौंडीचेरी की हो गई। 40% वो बहुत बड़ा नंबर है। और उसके साथ दूसरे फेस और पहले को मिला लें तो दूसरे में 20 सीटें केरला की हो गई और तमाम नॉर्थ ईस्ट और यूटीज की सीटें आ गई उसके अंदर, है ना। तो मैं कहूंगा कि दोस्त पिक्चर अभी बहुत बाकी है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक के इस खास शो साप्ताहिक सभा में आपका इस्तकबाल करता हूं। ये वीकली शो है जिसमें हम समझते हैं कि इस समय जो चुनाव चल रहे हैं उनमें स्थिति क्या है और जो ठंडा पड़ा चुनाव है उसमें कैसे जो है गर्माहट आ रही है और क्या कुछ चल रहा है। आज जिनसे हम बात करेंगे उनको लेकर देश भर में भी काफ़ी चर्चा रहती है। आज हमारे साथ एक्सेस माई इंडिया के एमडी प्रदीप गुप्ता जी हैं और हमारे साथ तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर साहब हैं। प्रदीप सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि ये जो चुनाव है इसमें जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम जा रहा है। 3 चरण के अब तक चुनाव हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा सीटों पर चुनाव हो चुका है। देश में 283 सीटों पर चुनाव हो चुका है। जो ये वोटिंग परसेंटेज है ये कम हुआ है, ये क्या कह रहा है? देखिए अभी चल 3-4 विषय हैं। एक है कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है और यदि कम हो रहा है तो उसके पॉलिटिकल आउटकम में, रिजल्ट के संबंध में इनकम्बेंट पार्टी को लेकर या चैलेंजर को लेकर उसके क्या मायने। ठीक है, पहले हम कोशिश करते हैं समझने की कि ये कम क्यों हो रहा है। इसकी 4 से 5 वजह है जिसके कारण ये कम होता हुआ दिख रहा है। अभी तक 3 फेस में तो हमने ये देखा है। थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है हर एक फेस में, बट कम हो रहा है, मोटा मोटा सवाल ये है। लोकसभा इलेक्शन पिछले कई मैं कह लूं दशक से तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि गर्मी के सीजन में ही हो रहे हैं, यानी कि मई अप्रैल मई के दौरान ही हो रहे हैं। तो गर्मी तो हर साल होती है और उसके साथ साथ समर वेकेशन भी जुड़ा है, वो भी करीब करीब हर साल ही होता है। तीसरी जो बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है इसमें वो ये है कि लगातार हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स का जो बेस है वो बढ़ता है। पिछले साल जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे तो करीब 90 करोड़ वोटर्स थे, इलेक्टर्स जिसको आप कहते हैं, हम्म। और आज की डेट में ये करीब 97 करोड़ है। तो एक स्टैटिक्स के हिसाब से जब भी आपका बेस बढ़ता है तो जो यूनिट रेट होता है परसेंटेज में वो हमेशा कम होता जाता है। ये एक सिंपल स्टैट्स होता है। एक ये कारण है। दूसरा, जो पिछले चुनाव से जब भी हम कंपेयर करते हैं उसी के हिसाब से हम देखते हैं और कह रहे हैं कि कम हुआ है। 19 और 24 के बीच में जो बड़ी गतिविधि हुई और घटना घटी है वो है कोविड। हम्म। अब कोविड के दौरान मौतें तो हुई हैं, डायरेक्टली बोल दीजिए कोविड की वजह से या अदरवाइज। तो जो एक मोर्टेलिटी रेट होता था, ये तो हम मानेंगे यदि मोर्टेलिटी रेट एक्स होता था तो कोविड के दौरान ये एक्स प्लस हुआ है। इसमें तो कहीं कोई किसी भी प्रकार का संशय या सवाल नहीं है। जो मोर्टेलिटी करीब करीब 1,000 लोगों के ऊपर इसकी चर्चा की जाती है कि 85 लैक्स ईयर दर ईयर। 2020 के पहले 18 की बात कर ले तो 85 लैक्स
पर ईयर का डिमाइस या मोर्टेलिटी होती थी, जो कि 21 में उठ के वो 1,49,00,000 हो गई। 21 हम्म। 21 में हम सब जानते हैं कि पीक पे था और सेकेंड वेव में ही ज्यादा डेथ हुई है बनिस्बत फर्स्ट के। और उसके नेक्स्ट ईयर 22 में और 23 के दौरान ये घट के 1.38 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अभी भी इतना दुरुस्त सिस्टम नहीं है कि किसी की डेथ हुई है और इमीडिएटली उसका डेथ प्रमाण पत्र बने राशन कार्ड से और चुनावी रोल से, उसका वोटर लिस्ट से नाम हट जाए। कुछ का हटता है, कुछ का हट नहीं पाता है। दूसरी उसकी सबसे बड़ी वजह यह है। तीसरी जो है, जब हम ये देखते हैं कि कंट्री लगातार 2011 सेंसस की बात कर लें तो यूथ और यंग होती जा रही है। उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि जो पहले, आज से 15 साल पहले 2009 के चुनाव में जो 100 इलेक्टर्स थे, उसमें संख्या, उसको हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं 5 सेगमेंट में। 18 से 25 की उम्र, 25 से 35, 18 से 25 होती है फर्स्ट टाइम वोटर टाइप से, या जॉब सीकर जो जस्ट 20 साल के बाद ग्रेजुएट होके निकलना चालू होते हैं। 25 से 35 वो होती है मोर और लेस वो सेटल हो चुके होते हैं। 35 से 50 दूसरा एज, तीसरा एज ग्रुप है। और 50 से 60 और 60 के प्लस जो है आखिरी एज ग्रुप है रिटायरमेंट के बाद। तो आप ये पाएंगे कि 18 से जो 35 वाला जो यूनिट है, उसका रेशो सब्सटैंशियली बढ़ चुका है। हम्म। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये होता है कि हम सब जानते हैं, हमारे ऑफिस में भी और चारों तरफ हम देखते हैं कि ये जो 18 से 25 उम्र के लोग होते हैं, वो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए और नौकरी के लिए, जॉब सीकिंग के लिए भी और नौकरी के लिए भी और हायर स्टडीज के लिए भी, हम्म। इसी ग्रुप के सबसे ज्यादा लोग अपना जो उनका बेस नेटिव होता है उससे बाहर होते हैं, जहां पे कि उनका वोट होता है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा फर्क है। तो हमारी स्टडी ये लगातार कहती है कि यदि एवरेज वोटर टर्नआउट जैसे जो पिछली बार 67% था, तो ये 18 से 25 के ग्रुप में वो करीब 50 से 55% हो। तो जब इसका इजाफा होगा बेस में, तो बेस से जो हम देख पा रहे हैं अभी टोटल तीनों फेस का एक बात कर लें, तो करीब 1 से 3% तक का टोटल का कमी आई है, जो कि बड़ा स्वाभाविक है। इन लास्ट की जो बातें बताई मैंने, ये जो बातें हैं ये 19 और 24 में एकदम भिन्न है। बाकी उसमें से कुछ कॉमन है जो मैंने आपको बताया कि समर है। जितने भी हमारे विंटर के इलेक्शंस होते हैं असेंबली के, हमने देखा उसमें से 90% केसेस में समर इलेक्शन जो होते हैं उनसे 5% तो पक्का, कहीं 8 और 7% का भी प्लस होता है। कहने का मतलब, उसी स्टेट में यदि असेंबली इलेक्शन उत्तर प्रदेश की बात कर लें, असेंबली इलेक्शन फरवरी मार्च के महीने में होते हैं, हम्म। मार्च फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है। तो उसका जो वोटर टर्नआउट होता है और समर में जो कि लोकसभा इलेक्शन होते हैं, उसमें करीब 5 से लेके अलग अलग जगहों पे एवरेज ले लें तो 8 परसेंटेज पॉइंट्स का फर्क होता है। तो इस हिसाब से आप उसको देखिए। कहीं कोई ऐसी स्टडी आज के समय में नहीं है, पुराने जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, पिछले 20 साल से कोई भी स्टडी ये नहीं कहती है कि वोटर टर्नआउट कम या ज्यादा होने से ये इंगित करता है कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उसके लिए नफा है या नुकसान है। तो ये कह पाना बहुत मुश्किल काम है आज की डेट में। बट हाँ, अब चूंकि ये फिनोमेना बना है तो इसके ऊपर हम लोग भी और तमाम संस्थाएं स्टडी करेंगी और फिर किसी नतीजे पे पहुंचेंगी कि ये जो टर्नआउट कम है उसका किसको नफा किसको नुकसान है। हमको आज ये नहीं पता है जो वोट करने नहीं आए हैं वो कौन लोग हैं, किसके वोटर्स हैं, ये आज हमको नहीं पता है, क्योंकि हमारा काम है जिन्होंने वोट किया उनसे मिलना। आज की डेट में ये काम नहीं है, जिन्होंने नहीं किया वो कौन है।
जो सर ने पहली बात कही कि इसकी वजह अलग अलग हैं, गर्मी है या युवा हैं वो अलग अलग जगह चले गए हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नुकसान किसको होगा इसके बारे में अभी कोई इस तरह की संज्ञा नहीं दी जा सकती। बेसिकली उसकी कोई स्टडी नहीं है। नहीं, जो बात किसको, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि नफ़ा है या नुकसान है। लेकिन अगर आप, मैंने पिछली बार भी ये आंकड़ा बताया था कि 1957 के बाद जितने भी चुनाव हुए, 16 चुनाव हुए जी, और उसमें भी जो है 10 बार वोट परसेंटेज बढ़ा, 6 बार घटा, लेकिन रिजल्ट में उसमें कोई तारतम्यता नहीं दिखती। 6-8 बार जो है जीत हासिल हुई जो सरकार थी, और 8 बार वो चली गई। तो इसलिए जो प्रदीप जी बात कह रहे हैं कि आप अभी इससे कोई, इसका कोई आप आशय नहीं निकाल सकते कि कम मतदान से बीजेपी को फायदा है, ये कांग्रेस को फायदा है। दूसरी बात जो कही प्रदीप जी ने, एक बात हमको ये बात समझनी चाहिए कि जो 90 करोड़ वोटर था वो 97 करोड़ हो गया है। तो मेरा गणित कमजोर है प्रदीप जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एब्सोल्यूट नंबर वोट, जितने लोगों ने वोटों की एब्सोल्यूट संख्या है, वो पिछली बार जितनी थी लगभग उतनी ही रहेगी, अगर ये 2-3% का गिरावट भी आती है। मतलब वोट उतने ही पड़ेंगे। वोटर चूंकि बढ़ गए हैं, जो प्रदीप जी ने कहा कि भाई 90 करोड़ संख्या जो है वो 90 करोड़ का जो है 67% पिछली बार वोट हुआ था, और इस बार अगर वो 65% होता है 97 करोड़ का, तो लगभग मैं कह रहा हूं, मैं अभी कोई गिनती नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग जितने वोट पिछली बार पड़े थे उतने ही इस बार पड़ेंगे, जबकि वोटरों का संख्या करीब 6 करोड़ से बढ़ गई है। लेकिन अभी भी मैंने कहा ना कि इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ रही कि उदासीनता जरूर है लोगों में। मतलब जो भी हो, कि एक जो उत्साह हमने 2014 में देखा या 2019 में देखा, जबकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, वो उत्साह जो है इस बार नहीं नजर आ रहा है। प्रदीप सर ने बात कही कि उत्साहहीनता है या कह सकते हैं ऊब है। इन चुनावों को लेकर अभी तक ये समझ में आया है कि कोई इशू नहीं पकड़ पाया है, चुनाव नहीं पकड़ पाया है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं पकड़ पाई हैं, चुनावों में कोई भी इशू काम नहीं कर रहा है, या कह सकते हैं कि कोई वेव नहीं है। आप क्या कहते हैं इस पर? क्या कोई वेव या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसको लेकर, या जो कांग्रेस पार्टी का न्याय है वो लोगों के बीच में नहीं है? बिल्कुल, मिलिंद जी ने जो कहा, मैं पूरी तरह से उदासीनता तो नहीं मानूंगा, क्योंकि जो परसेंटेज पहले जो आए और अब जो आए उसमें 1-2-4% का ही फर्क है। वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, विच इज जो मैंने तमाम वजह गिनाई उसकी वजह से है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जिस हिसाब से माहौल था चुनाव शुरू होने के पहले, और जिस हिसाब के, हम तो एक्सिस माइंडिया में कोई ओपिनियन पोल नहीं करते हैं, प्री पोल नहीं करते हैं, पर तमाम जो पोल आए उसके पहले और लोगों के बीचों में चर्चा का विषय ये बना कि सरकार तो तीसरी बार रिपीट हो रही है, उसको लेके और उसके हिसाब से, और दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन बनाने की विपक्ष के द्वारा कोशिश की गई, जो कहूंगा कि पूरी तरह सफल तो नहीं हुआ, कहीं सफल हुआ कहीं असफल हुआ। इन तमाम बातों को देखते हुए जो एक बीजेपी का वोटर है जो सरकार में है, उसको ऐसा लग रहा है कि हम तो जीत ही रहे हैं, मैं नहीं भी गया तो कोई बात नहीं वोट करने के लिए। दूसरे तरफ जो विपक्षी पार्टियों के जो वोटर हैं सो कॉल्ड, वो ये सोच रहे हैं कि अब हम तो हार ही रहे हैं यार, अब काय को अपना जाना और वोट खराब करना है। तो ये एक फिनोमिना ऐसा जरूर कुछ कुछ जगहों पे देखने हुआ, बट इतना भी फर्क ऐसा नहीं है कि एकदम से लोग वोट ही करने के लिए नहीं आए। सब्सटैंशियल डाउन हुआ। सब्सटैंशियल डाउन उसको कहते हैं कि जब यदि 65-67% मतदान था और अब वो उठ के 55 पे आ जाए, तो उसको कहते हैं कि यार ये तो क्या हो गया। यानी उसको कह सकते हैं कि रियल टर्म में उदासीनता है। लेकिन ये मीडिया में हमको ऐसा लगता है कि मुद्दे नहीं है, वो नहीं है। जनता जब वोट करती है, ये जो 65% जो वोट करने आए हैं, पिछली बार 67 आए थे मान लीजिए, तो उनमें बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बड़ा सेक्शन मतलब 80% की बात कर रहा हूं मैं, बड़ा इंतजार करते हैं, उनके बीच पूरा उत्साह है, उन्माद है, क्योंकि उनका जीवन जो है 80% लोगों का जो वोट करने आए, उनका जीवन सरकार के ऊपर निर्भर करता है। तो बड़ी सावधानी से, बड़ी सतर्कता के साथ वो निर्णय लेते हैं कि अब हमको किसको वोट करना चाहिए। तो यदि आप उनके बीच में जाएंगे, जो कि हम जाते हैं, वो उसी तरह का उत्साह बना हुआ है। हाँ, मीडिया में जरूर वो कम ज्यादा हो सकता है, मीडिया का अपना एक तरीका है काम करने का। जैसे सर कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया है, सराउंड साउंड है, या लगातार जिस तरीके से हम स्क्रीन्स पर देखते हैं वहाँ अलग सीन है, और जो ज़मीन है उसकी हकीकत अलग है।
नहीं तो जो प्रदीप जी ने बात कही कि चुनाव से पहले मतलब फरवरी मार्च में खास करके जब 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद में तो ये ऐसे माहौल बन गया था कि भाई ये डन डील है या चुनाव हो ही गया, 400 पार वाली बात जो दोनों तरफ के मतदाताओं को जो हुआ। तो प्रदीप जी आपने जो जिक्र किया कि उस समय एक माहौल था या ओपिनियन पोल में भी ऐसा था, और अब वो जो है नैरेटिव जो है राम मंदिर की भी कोई बात नहीं हो रही है चुनाव में, खास करके बीजेपी की तरफ से उतनी बात नहीं हो रही है, दूसरे ही मुद्दे आ गए। तो ये आपको क्या लगता है कि कोई परिवर्तन है वोटर के मन में, या ये नेताओं का अपना रिएक्शन है, उनकी अपनी समझ है? देखिए, जो नेता है, जब भी आप किसी भी बैटल में जाते हैं तो आप ये सुनिश्चित कर, दोनों तरफ के नेता, तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि हम, कोई भी बोलते हैं ना जिसको, कि कोई भी पैतरा, कोई भी वार हमने नहीं छोड़ना, सबका इस्तेमाल कर लेना। और चुनाव के संदर्भ में इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है, डेमोग्राफी है, ज्योग्राफी है, तो कहीं पर कुछ चीज अपील करती है, कोई मुद्दा अपील करता है किसी डेमोग्राफी, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, और कहीं पे दूसरा करता है। तो हम इस तरह के सारे दोनों तरफ से वार और उसका जवाब जो दिया जा रहा है और चल रहा है, तो ये उसी का एक नतीजा है कि कोई भी जना कोई भी तरीके की चीज छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, एक प्रधानमंत्री या कोई टॉप लीडरशिप का ही आप भाषण ले लीजिए या कैंपेन ले लीजिए, तो उसमें आप पाएंगे कि एक 40 मिनट के भाषण में 5-7 मिनट इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पे भी बात होती है। हम ये सब जानते हैं कि उन सेंसिटिव मुद्दों से बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क 5 से 10% को तो पड़ता है। तो कहने का मतलब, अपनी बॉडी के अंदर भी हर एक पार्ट का जैसे अपना रोल है, उसी तरह से चुनावी प्रक्रिया और कैंपेन के लिए, नेताओं के लिए हर एक विषय का अपना एक रोल है। वो कभी किसी को अट्रैक्ट करता है, कभी किसी को अट्रैक्ट करता है। और मीडिया को तो हमेशा से सनसनी और ऐसी चीजें होती हैं, वही अट्रैक्ट करती है, और वही काम भी है मीडिया का, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट इज। जी सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जानना चाहूँगा, क्योंकि ये चुनाव जो है वो ख़ास तौर पर जिस तरीके से इंडिया वर्सेस एनडीए का है, उसमें जो असली लड़ाई है वो कहा जा रहा है कि बड़े जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र 48 हैं, बिहार जहाँ पर 40 सीटें हैं, अगर मैं बात करूँ पश्चिम बंगाल की तो 42 सीटें हैं। अगर इन पर अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि खास तौर पर यहीं से बनेगा या बिगड़ेगा, मतलब अगर बिगड़ेगा बनेगा मतलब अगर बनेगा बीजेपी के लिए जो स्टेट्स निर्णायक है जी, उस पर अगर हम बात करें कि वहीं से कहानी जो है इधर उधर जा सकती है, तो क्या लगता है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो? आपकी बात ये, देखिए, हम इन स्टेट्स की श्रेणी उनको कहते हैं जिनकी लोकसभा सीटों की संख्या 40 और 40 के ऊपर। ठीक। जी। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि क्या मैटर करता है इस बार। पिछली बार सपा बसपा ने चुनाव साथ में लड़ा था, इस बार बसपा चुनाव अलग लड़ रही है। बसपा का कितना ट्रैक्शन होगा, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा चुनाव का आउटपुट। जो नंबर ऑफ सीटें कौन जीतेगा या कौन हारेगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बसपा को कितना वोट मिल रहा है, और जो उनका जो वोट बैंक है, दलित समाज का बड़ी संख्या में, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। बाकी सबको सब पता है कि बाकी की जो समाज है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो किस तरह से बिहेव करती हैं, चाहे MY कह लीजिए, चाहे अपर कास्ट कह लीजिए, चाहे OBC कह लीजिए, और चाहे दलित कह लीजिए, यही प्रमुख है जाति। तो उत्तर प्रदेश का लब्बो लबाज BSP के परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है, नंबर 1। नंबर 2, महाराष्ट्र की बात कर ले, दूसरे नंबर का स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर हमेशा से, मिलिंद जी वहीं से आते हैं, जानते हैं मिलिंद जी महाराष्ट्र को अच्छे से। एक नेता है और दूसरी जनता है। मराठा जो होता है, जनता की बात मैं कर रहा हूँ, उनका लॉयल्टी फैक्टर पूरे कंट्री में हाईएस्ट लेवल पे है। वो इतनी जल्दी अपनी लॉयल्टी नहीं बदलते, और उसी के चलते आप ये पाएंगे, आप अच्छे से स्टडी कीजिए महाराष्ट्र को। 35 जिलों में मैं 35 ऐसे नेताओं को बता दूं जो कभी हारते नहीं। उसी के चलते 27 से 28 सीटें जो हैं वो इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टियों की आती है असेंबली इलेक्शन के अंदर। अपार्ट फ्रॉम
4 + 2 बड़ी पार्टियों के बाद एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद भी 27 से 28 सीटें आती हैं, जो कि इन छोटी पार्टी और रीजनल छत्रप की आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विदर्भ अलग हिसाब से बिहेव करता है, मराठवाड़ा अलग, वेस्टर्न महाराष्ट्र अलग, और बॉम्बे और कोंकण रीजन अलग। तो महाराष्ट्र के अंदर अब चूंकि दोनों शिवसेना और एनसीपी में टूट हुई और दो फैक्शन बन गए दोनों ग्रुप में, और अपने अपने जगह एनडीए और इंडिया अलायंस में जुड़ गए, तो जो रीजनल नेता है जो जहां रह गए, बड़ी अच्छे से देखने वाली बात रहेगी कि वो इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन कर। महाराष्ट्र जो है इस तरह का स्टेट है। तीसरा बड़ा स्टेट है बंगाल। बंगाल में हम सब जानते हैं करीब 30% माइनॉरिटी या मुस्लिम आबादी है। हमने ये देखा कि पिछले असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त तरीके से इनका कंसोलिडेशन इतना था कि लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस के बावजूद, क्या ये कोई सोच सकता है? आप कभी सोचिए तो इस पे बहुत बड़ा गहन आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि 294 सीट में से एक भी सीट इन दोनों पार्टी की नहीं जीत पाती। आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस लेवल का वो हुआ है। और कांग्रेस और लेफ्ट ये कोई रीजनल और नई पार्टी नहीं है बंगाल के संदर्भ में। तो इसके ऊपर अब पूरा निर्भर करेगा, चूंकि अब लोकसभा इलेक्शन है, लोग कांग्रेस को और लेफ्ट को लोकसभा के नजरिए से देखते हैं, तो क्या इन वोटर में विघटन होगा, स्प्लिट होगा, उसके ऊपर, या जुड़ाव रहेगा, उसके ऊपर आउटकम होगा बंगाल का। चौथा स्टेट जो कि उस लिहाज से बिहार और झारखंड हम कहते हैं, जो पहले 54 होती थी अब 40 सीट हो गई, उसमें नीतीश कुमार जी सबसे बड़ा खेल है कि नीतीश कुमार जी की जेडीयू का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा कि वहां पर सीटों का क्या हिसाब होगा बिहार के अंदर। आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अभी पिछले 5 साल में 2 बार पाला पलट दिया है, जी। पता नहीं 3 कह लीजिए उसको। तो काफी कुछ उस पर निर्भर करेगा कि क्या उनकी लोकप्रियता आज भी वैसी है या उसमें बहुत कमी आई है, और उसके ऊपर से नंबर ऑफ सीट्स तय। चौथा स्टेट, पांचवा स्टेट, इस बार जो है आंध्र प्रदेश के अंदर 25 और 17 तेलंगाना की मिला लें, जो कि 42 सीटें होती थी, उसमें फिर से एक बार टीडीपी ने गठबंधन किया है इनके साथ, बीजेपी के साथ एनडीए में आए और जेएसपी के साथ। और वहां की बड़ी लोकप्रिय सरकार आंध्र प्रदेश की थी वायएसआर की, वो देखने वाली बात रहेगी। इसके पहले जिस हिसाब से केसीआर ने 2 बार सरकार रिपीट करी और उनको क्रेडिट दिया गया नया तेलंगाना बनाने का, और पिछले असेंबली में हमने देखा कि कांग्रेस ने वापसी की और केसीआर बुरी तरह से हारे। तो इस बार वाईएसआरसीपी का प्रदर्शन कैसा रहता है, जो कि सदर्न स्टेट में कहा जाता है कि हर 5 साल बाद सरकारें बदल दी जाती हैं। एक दो ही ऐसे एग्जाम्पल हैं, जो केरला में पिछली बार पिनरई विजयन की सरकार रिपीट हुई और जे जयललिता की 2016 में हुई थी। उसके पहले 40 साल में इस तरह के वाकई नहीं। तो ये जो 5-6 स्टेट्स हैं, इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबकी बात हो गई। इसके ऊपर काफी निर्भर करेगा कि चुनाव में नंबर ऑफ सीट्स किस पार्टी को कितनी मिलने की उम्मीद। लेकिन ये एक जिस तरीके से बात सर ने करी है, उसमें मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मिलिंद सर से पूछ रहा हूँ सर, इसके बाद एक आखिरी सवाल ज़रूर लूँगा कि जो ये 5-6 स्टेट हैं, ये सब कुछ बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, लेकिन जो बात आप कहते हैं वो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगती है कि जहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की टक्कर है, वही जो है निर्णायक भी हो सकती है। नहीं, वो तो बात हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि जो 190 सीटें जहाँ कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होता है, हाँ, तो वो 175 सीटें पिछली बार बीजेपी को मिली थी। मतलब 10 में से 9 सीटें जो है वो बीजेपी जीत जाती है, कांग्रेस जीतती है। तो जब तक कांग्रेस की सीटें उन 10 हर 10 जगह जब मुकाबला हो रहा है, वो जब तक 3 या 4 पे नहीं जाएगी, तब तक बीजेपी को आप 272 या
75 से आप रोक नहीं सकते। एग्जैक्टली। लेकिन जो प्रदीप जी ने बात कही उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, वो बात इसलिए सही है कि अगर आप देखिए कि बीएसपी का जो वोट शेयर था प्रदीप जी, मेरे ख्याल से 20% था 2017 में भी, 2019 में भी लगभग, लेकिन वो विधानसभा चुनाव में घट के हुआ 13% बाद 6-7% गिरा है। तो वो जो गिरा उसका लगभग सारा फायदा जो है, सारा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अखिलेश को या समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। तो अब ये जो इस बार मतलब बीएसपी ने भी जहां मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, मतलब उसने भी बड़े टैक्टिकल उम्मीदवार उतारे हैं हर जगह, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि बीएसपी ने जो अपना वोट 2022 के चुनाव में मतलब घटा है वोट शेयर, अब वो बना के रखती है, और अगर नहीं बना के रखती है, क्योंकि जैसे प्रदीप जी ने कहा कि भाई जो मुस्लिम यादव वो कहाँ जाएंगे हमको पता है, बाकी लोग कहाँ जाएंगे पता है, तो जो दलित वोटर है वो किधर जाएगा। और प्रदीप जी इसमें ही ये सबसे बड़ा वो जो 400 पार वाला नैरेटिव हो गया, या संविधान बदल दिया जाएगा, या आरक्षण, तो हमें ये पता नहीं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। वही मैं बिल्कुल आपकी बात को आगे ले जाते हुए कि करीब 20 और 7 या 9 कहते हैं यादव, 30 वो हो जाते हैं, और 20-22% जाटव और नॉन जाटव है, तो ये 50 होता है। बहुत बड़ा अपने आप में संख्या हो जाती है। और दूसरे तरफ ओबीसी और अपर कास्ट को मिलाएं तो 50 होता है। तो इस हिसाब से ये जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो आज की डेट में खड़ा हुआ है। एक आखिर में चुनाव को समझते हुए मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि सर क्या जो नया शब्द आया है चुनाव को लेकर जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ा खेला होने वाला है, कुछ बड़ा उलटफेर नज़र आ रहा है, कुछ तो एक कोई आप बात कह के जाएँ जिससे हमें भी लगे कि हाँ चुनाव में अब कुछ गर्माहट हो सकती है। गर्माहट तो देखिए चालू है जमीन पे। अभी 260 सीटों के ऊपर चुनाव बाकी हैं, और हमारी एक्सिस माइंड इंडिया की जो तौर तरीका है पोस्ट पोल स्टडी करने का, अभी 2 दिन पहले 93 सीटों के ऊपर चुनाव हुआ है, तो उसको भी जोड़ लें तो 350 सीटों का आकलन और बहुत कुछ करना बाकी है हम लोगों को। तो आज हमारे पास भी कुछ तरह की क्लैरिटी नहीं है कि आगे किस तरह से क्या होने वाला है। रह गई पहले 2 फेज की बात, तो हम सब जानते हैं पहले 102 सीटों में से 40 सीटें तो केवल तमिलनाडु पौंडीचेरी की हो गई। 40%, वो बहुत बड़ा नंबर है। और उसके साथ दूसरे फेज और पहले को मिला लें तो दूसरे में 20 सीटें केरला की हो गई, और तमाम नॉर्थ ईस्ट और यूटीज की सीटें आ गई उसके अंदर, है ना। तो अभी मैं कहूंगा कि दोस्त पिक्चर अभी बहुत बाकी है। थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। इसी का मजा है, इसी का उत्सव है, और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो बहुत कुछ बाकी है अभी। तो बात कही है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मतलब ये जो कांटे की टक्कर है वो चालू है। नहीं, ये कहना, ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। हमको प्रदीप जी के आंकड़े का 1 जून के लिए इंतजार करना चाहिए। हाँ। तो अभी भी उसमें 18 दिन 17 दिन बाकी है। हाँ। तो मैं कहूँगा अभी भी मतलब पिक्चर उस तरह से बाकी है, क्योंकि अभी तक 20 दिन और रहते हैं आज की रिकॉर्डिंग के बाद में मेरे ख्याल से। तो इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि आज जब 9 तारीख को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और 1 जून को एग्जिट पोल आएगा, तो अभी भी 21-22 दिन है। तो तब तक पिक्चर कैसे चलती है वो देख लेते हैं प्रदीप जी से। जी के साथ फिर से आगे बात करेंगे, ये ऐसा विश्वास लेते हुए आज मैं दर्शकों के साथ कहता हूं कि आप लोगों का बहुत सारा शुक्रिया, और लगातार आप देख रहे हैं हमारे साथी, उनका खूब सारा शुक्रिया, आगे देखेंगे ऐसा पूरा विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद।